तो हम लोग बिल्डिंग से नीचे उतरे और आचरेकर सर बोले, देख मैंने जहाँ पे तुझे लाना था मैं लेके आया, अब प्रिंसिपल ने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं थोड़ा मायूस हो गया और आचरेकर सर जाने लगे अपने घर की तरफ और मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया। जिम में रहा, डेयरी शॉप पे रहा, फुटपाथ पे सोया, वो सब कर रहा था सिर्फ क्रिकेट के लिए। मेरे फादर का फोन आया कि उनको स्टेज 4 कैंसर है। तो फिर उस टाइम पे उनको मैंने मुंबई बुलाया और फिर वो नहीं रहे। और मुझे तब रियलाइज हो गया कि बस लगता है कि बस ये जो एज अ प्लेयर वाला जो सफर है ये ज्यादा नहीं चलेगा। तो मुझे यशस्वी दिखा उस टाइम पे, तो बहुत ही छोटा था। ऐसा बोलना बड़ा मुश्किल है कि वो बहुत ही टैलेंट था, क्योंकि टैलेंट तो बहुत सारे बच्चों में, लेकिन जो उसकी जो स्ट्रगल थी ना वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी। कि बच्चा गेम खेलने के लिए अपने माँ बाप से दूर रह रहा है, जिद्दी है, जो मैं एक टाइम पे करता था। तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें वो अपना जो स्ट्रगल था वो दिखा और इसीलिए मैंने उसको सपोर्ट किया। देखिए, पृथ्वी शॉ बहुत ही हाई टैलेंटेड प्लेयर था और है। मेरा पहला खिलाड़ी ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था मेरे पास, जो 2015 में आया था, और वर्ल्ड कप तक वो मेरे पास था। उसके पहले भी वो काफी जगह जाता था, लेकिन 2015 से लेके तक वो मेरे पास था, 3 साल था। मैंने बहुत काम किया उसके गेम के ऊपर, उसके मेंटल स्टेट के ऊपर। और मैं बहुत एक्साइटेड था जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। लेकिन सही बोलूं तो उसके बाद वो कभी मुझे मिला भी नहीं। 2017 के बाद से आज तक मैंने उसको देखा ही नहीं है कि दिखता कैसे फिजिकली। और जब मैं उसकी तस्वीरें देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा जो मेरे पास था। और जब मैं उसको बुलाता था मेरे घर पे, शाम को चाइनीज खाने आता था मेरे घर पे, तो मैं घंटों प्रैक्टिस कराता था। तो बहुत क्यूट से डिसिप्लिन सा लड़का था, बहुत ही फिट था। और आज जब मैं उसकी तस्वीरें देखता हूँ तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि उसका जो फिटनेस है या जो उसका, लोग बताते हैं क्योंकि मैं तो उसको मिला नहीं हूँ, हालांकि उसके फादर कुछ ओकेशन से मुझे मिले। तो जिस तरीके से वो आज मुझे उसकी फिटनेस दिखती है, बॉडी लैंग्वेज दिखती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये खिलाड़ी जो नेक्स्ट सचिन का इसको टैग दिया गया था, तो आज इस तरीके से वो दिख रहा है। तो एज अ कोच मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो जो सपोर्ट मुंबई में मिलता है, जो यहाँ का माहौल है, यहाँ पे सपोर्टिव माहौल है, लोग प्रोग्रेसिव है, कहीं ना कहीं वो मुझे वहाँ मिला नहीं। और ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को छेड़ना, ये लेटेस्ट इंडियन टीम है। ये आज का इंडिया है, 2020 के बाद का इंडिया है। नमस्कार, मैं पुलकित त्रिगुण और आप देख रहे हैं क्रिकेट टाइम्स। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिनकी कोचिंग ने भारतीय क्रिकेट को यशस्वी जायसवाल के रूप में एक नायाब सितारा दिया है। देर न करते हुए आपको मिलवाते हैं जायसवाल को कोचिंग दे चुके ज्वाला सिंह जी से। सिंह साहब, हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much for calling me at your show, and I'm blessed that I got this opportunity to talk on your channel. Thank you. सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप कैसे हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ, फिट फाइन जैसा मैं रहता हूँ। वेरी प्रोडक्टिव, पॉजिटिव, वेरी गुड, थैंक यू। टेस्ट मैच देख रहे हैं आप? यस, ज्यादा नहीं देख पाता हूँ क्योंकि जब टेस्ट मैच शुरू होता है तब मैं ग्राउंड चले जाता हूँ। और जैसे आपने बताया कि देश को खिलाड़ी दिया है तो आगे भी देना है। तो जो ज्यादातर टाइम प्रैक्टिस में लोगों को यू नो हेल्प करने में, टीच करने में लगाना पड़ता है। और अभी भी जस्ट मैंने प्रैक्टिस खत्म की और आई एम विथ यू। तो थोड़ा कम मौका मिलता है आजकल मैच देखने का। लेकिन हाँ, अपडेटेड जरूर रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं अबाउट क्रिकेट मैचेस, और मुझे भी थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना रहता है, अपडेटेड रखना होता है। तो अब मैं अपडेटेड रहता हूँ स्कोर के बारे में, जब भी मौका मिला तो जरूर देखता हूँ। कि आप मुंबई में फिलहाल यंग लड़कों को कोचिंग देते हैं। आप मूलतः यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं। ये यूपी से निकलकर ये मुंबई तक का सफर कैसा रहा? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, बहुत छोटा था मैं, और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, गोरखपुर में मैं रहता था और पढ़ाई में काफी अच्छा था। तो 1992 का वर्ल्ड कप चल रहा था और उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। और वहीं से हमारे मोहल्ले में, जहाँ मैं रहता था गोरखपुर में, मोहद्दीपुर करके एक मोहल्ला है, बच्चे खेलने जाने लगे। और चूंकि मेरे पास ना बैट था और स्टंप था, मेरे फादर ने मुझे ला के दिया था। तो मेरे मोहल्ले के लड़कों को लगा कि इसके पास सामान है, क्योंकि बचपन में सामान नहीं होता है किसी के पास खेलने का।
तो और उस टाइम 90s में तो शायद क्रिकेट इतना ज्यादा खेलता नहीं था कोई, आज के दौर के से अगर हम कंपेयर करें तो मुझे सामान था इसलिए लोग मुझे लेके जाने लगे, और वहीं से मेरी क्रिकेट की शुरुआत हुई। और फिर धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आया, सचिन तेंदुलकर और रमाकांत आचरेकर सर का बहुत नाम पढ़ता था। मैं, एक मैगजीन आती थी क्रिकेट सम्राट, उसमें पढ़ता था। तो मुझे लगा कि मुझे भी क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि मुझे ना मुझे एक शौक था कि मेरा पेपर में फोटो छपे, मेरा आर्टिकल्स आए, मुझे ये था शुरू से। तो पहले मैं फुटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन फिर क्रिकेट सम्राट जब मैंने मैगजीन पढ़ी तो मुझे लगा नहीं, किसी ना किसी दिन इसमें मेरा नाम आना चाहिए, इसीलिए मैंने क्रिकेट की शुरुआत की। बट गोरखपुर में मैं थोड़ा खेला, और फिर मुझे लोगों ने एडवाइस किया कि यहाँ पे ज्यादा खेलोगे तो आपका कुछ होगा नहीं, तो आप कहीं और चले जाओ। तो फिर मैं आचरेकर सर और सचिन की जो स्टोरीज पढ़ता था, मैं मुंबई आ गया 1995 में। और इट वाज अ वेरी वेरी बोलते ना टफ जर्नी रही 1995 से, क्योंकि जब मैं शुरू में आया था तो मेरे फादर लेके आए थे, और एक थे सुभाष मौर्य जी, उनके घर पे मैं रुका। तो जब मैं मुंबई आया पहला दिन, तो मुंबई गोरखपुर में बड़े बड़े घर में हम रहते थे, तो 8 बाई 8 के रूम में 3 4 लोग थे दिन में। और फिर बाद में मुझे लगा 3 4 लोग रह रहे हैं, बाद में थोड़े टाइम के पता चला इसमें तो और 2 3 लोग रह रहे हैं। तो दैट वाज माय बिगनिंग एट मुंबई। तो इस तरीके से मैं मुंबई आ गया और वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई। ये आप मुंबई, जहाँ तक मुझे पता है, आप एज ए क्रिकेटर बनने आए, तो ये जो क्रिकेट से कोचिंग, ये कैसे जाना हुआ? देखिए, मैं जब मुंबई आया तो शारदाश्रम स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ आचरेकर सर के थ्रू। और फिर मैं मेहनत करने लगा, बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंसेस भी दिया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि मेरे फादर या मेरी फैमिली मुझे कितने दिन तक सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि मेरे फादर की उस टाइम सैलरी 6,000 रुपीज थी, और उसमें हम 3 भाई थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, हम रेंट पे रहते थे। तो मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता था कि ये ज्यादा दिन तक मैं नहीं घर से पैसे ले सकता। तो मैं अपना पेपर कटिंग लेके जाता था लोगों के पास। एक न्यूज़पेपर आती थी जनसत्ता, तो वो उसमें सक्सेस स्टोरी होते थे जो लोग मुंबई में आके कुछ करते थे। तो मैं हर संडे को एक सक्सेस स्टोरी आती थी, तो वो उसपे एड्रेस और नाम होता था कभी कभी, तो उनके घर पहुंच जाता था मेरा फाइल लेके, पेपर कटिंग लेके। तो मैं बोलता था कि मुझे आप हेल्प कर दो, मैं जब कुछ अच्छा करूंगा तो मैं आपको दूंगा। तो ऐसे मेरी जर्नी चल रही थी, लेकिन कहीं से ज्यादा कोई हेल्प मिला नहीं। और फाइनली मुझे एक जगह से मिला, तो जितेंद्र सिंह जी करके है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया थोड़े टाइम तक। तो मैंने अपने घर पे बता दिया कि मैं अब मुझे कहीं से कुछ पैसे आ रहे हैं, मुझे आप मत भेजिए। और फिर जब ये कंपनी जो थी ठाकुर ग्रुप, उसने थोड़े दिन दिया, 1 साल 1.25 साल, फिर उन्होंने भी बंद कर दिया। तो बहुत डेस्परेट था मैं कि मैं कुछ करूं, मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ूं। उस डेस्परेशन में मुझे बहुत सारे इंजरीज होने लगे, क्योंकि एक तो ठीक ठाक मतलब फैसिलिटीज होनी चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। फिर कुछ साल के बाद जब मैं इंजर्ड हो गया, तो मुझे वो कहीं से भी, जो भी जहां से भी सपोर्ट था, सबने वापस ले लिया। और मैं अपने घर पे नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर मैं घर पे बताता तो मुझे घर बुला लेते वापस। तो वहां से मेरी जो जर्नी थी बहुत डिफिकल्ट हो गई। मैं इंजर्ड हो गया, मुझे मल्टीपल मसल फेलियर हो गया, हर पार्ट में मुझे इंजरीज हो गई। जैसे ही ज्यादा जोर लगाता था, कोई ना कोई मसल दुखने लगता था। तो भी मैंने ड्रैग किया। उस ड्रैग करने के चक्कर में मेरा शोल्डर का टियर 4 इंजरी हो गया, रोटेटेड कफ मेरा डैमेज हो गया, फिर बैक डैमेज हो गया। तो ये था कि अब इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई ठीक होता नहीं इंजरी। तो फिर मैंने थोड़े बहुत काम करने शुरू किए, वहां से थोड़ी बहुत कोचिंग करनी शुरू कर दी, बच्चों को हेल्प करना शुरू कर दिया। फिर से मैं थोड़ा फिट हुआ, फिर मैं खेल की तरफ लौटा। लेकिन जितनी बार मैं खेलने जाता था, मुझे बार बार इंजरीज होते थे, और बहुत सारे प्रॉब्लम थे, रहने का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम। और बहुत स्ट्रगल हुआ। मैं 1999 से लेके, आई थिंक 1998 99 से लेके 2002-3 तक 21 22 जगह रहा 2 3 साल में। तो जिम में रहा, डेयरी शॉप पे रहा, फुटपाथ पे रहा, वो सब कर रहा था सिर्फ क्रिकेट के लिए। फाइनली जब मुझे इंजरी बढ़ गई, जब मुझे पता चला कि अब शायद मैं अपने 100% एफर्ट के साथ नहीं खेल पाऊंगा, और मैं थोड़ा सर्वाइवल के लिए कोचिंग करने लगा था, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखाने लगा था। तो फिर वहां से मुझे लगा कि अब शायद, मुझे लगता है कि यू नो
शायद क्रिकेटर वाली जर्नी नहीं हो पाएगी। फिर भी मैं कोशिश करता रहा और फाइनली 2009 में मेरे फादर का फोन आया कि उनको स्टेज 4 कैंसर है। तो फिर उस टाइम पे उनको मैंने मुंबई बुलाया और फिर वो नहीं रहे। और मुझे तब रियलाइज हो गया कि बस लगता है कि बस अब ये जो एज अ प्लेयर वाला जो सफर है ये ज्यादा नहीं चलेगा। और फिर वहां से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब ये नहीं तो कुछ और सही। देन आई स्टार्टेड, मैंने अपनी क्रिकेट एकेडमी बनाई। हालांकि नाम तो मैंने पहले ही बना चुका था 2002 में, मुंबई क्रिकेट क्लब और ज्वाला फाउंडेशन। और फिर मैंने 2009 से सीरियसली 2010 से कोचिंग सीरियसली करना शुरू कर दिया। और बहुत, ये भी कोई इजी जर्नी नहीं था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो फाइनेंशियल हेल्प लगता था, जो लगता है जो नहीं था। तो मैंने एक नेट लेके, मतलब एक सिंगल नेट लेके 2010 में ऐसे कोच जर्नी शुरू किया। हालांकि उसके पहले और भी बहुत सारी चीजें करता था। तो यस, आई थिंक फ्रॉम प्लेयर टू कोच की मेरी जर्नी उस ट्रेजेडीज की वजह से शुरू हो गई। आपने रमाकांत आचरेकर जी का जिक्र किया, वो सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज को भी कोचिंग दे चुके हैं। हाल ही में उनकी एक मेमोरियल का उद्घाटन हुआ था मुंबई में। आप गए थे वहां पे? मैं जाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि उस दिन मैं कहीं और इंगेज था, आउट ऑफ मुंबई था, तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन डेफिनेटली मैं जरूर जाऊंगा और सर की फैमिली से मिलूंगा बहुत ही जल्दी। आचरेकर जी की बहुत बात होती है। आप आपने कहा कि आप गोरखपुर से वहां गए थे तो आपकी मुलाकात हुई थी आचरेकर जी से। तो उनके साथ कोई खास अच्छा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जब मैं मुंबई गया और जब मैं आचरेकर सर से मिला, तो मुझे देख के वो बड़े सरप्राइज हुए। मैं जब अ, मैंने थोड़ी शॉर्ट में डिस्कशन किया आपसे, जब मैं मुंबई फर्स्ट टाइम गया तो मेरे पास आचरेकर सर का एड्रेस भी नहीं था, पता भी नहीं था, और वो कहाँ पे सिखाते वो भी नहीं पता था। तो हम लोग पूरा दिन, मैं और सुभाष मौर्य जी पूरा दिन घूमते थे जब मैं मुंबई गया था स्टार्ट में। तो अचानक से फिर किसी ने बताया कि हम आचरेकर सर को जानते हैं, आप उनके घर पे चले जाओ। तो जब मैं उनके घर पे गया तो पहले उनकी डॉटर मिली, कल्पना मैडम मिली। उन्होंने बोला आचरेकर सर आगरा गए हुए हैं। फिर मैं थोड़े टाइम के बाद वापस आया, गोरखपुर वापस चला गया। फिर सर से मिला, मुझे लगता है जून 1995। तो जब आचरेकर सर को मैं मिला तो बोले कि तू इतना छोटा है, मुंबई में कैसे रहेगा। तो मैं बोला सर रह लूंगा, बस आप मुझे कोचिंग दे दो। फाइनली बोले ठीक है, मैं तुझे स्कूल में लेके जाता हूँ, शारदाश्रम स्कूल, और देखते हैं, क्योंकि वो स्कूल के कोच थे आचरेकर सर। तो मैं शारदाश्रम स्कूल गया, और चूंकि मैं हिंदी मीडियम से था और वो स्कूल इंग्लिश मीडियम था, तो जो प्रिंसिपल थी वो मुझे, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तो जो बड़े लोग होते हैं छोटे बच्चों को नाराज नहीं करते। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो बोले कि अभी आप लेट हो गए हो, हम आप अगले साल आ जाओ। मतलब उनका ये था कि अगले साल पता नहीं ये बच्चे आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे फादर बोले चलो वापस मुंबई, अब तो हो गया तुम्हारा जो भी है, पढ़ाई करो। तो हम लोग बिल्डिंग से नीचे उतरे और आचरेकर सर बोले देख, मैंने जहाँ पे तुझे लाना था मैं लेके आया। अब प्रिंसिपल ने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं थोड़ा मायूस हो गया, और आचरेकर सर जाने लगे अपने घर की तरफ, और मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया। तो मेरे फादर बोले चलो अब गोरखपुर, अब पढ़ाई वढ़ाई करो, अब देखेंगे अगले साल। तो मुझे तो वापस जाना नहीं था। तो मेरे फादर को बोला मुझे 2 मिनट दीजिए। और मैं दौड़ के आचरेकर सर के पास गया, और आचरेकर सर को बोला कि सर आप मेरे लिए इतना दूर आए, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको घर पे छोड़ दूँ। तो वो बोले नहीं नहीं, मैं जाएगा, उनका ऐसे था मैं जाएगा। तो बोला नहीं सर, मैं आपके साथ वॉक करना चाहता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है चल। तो थोड़ा आगे चलते चलते मैंने उनको एक चीज बोला, बोला सर मैं इतनी दूर से आया हूँ, 1741 किलोमीटर से आया हूँ। टिकट पे किलोमीटर लिखा रहता है रेल के टिकट पे। तो आपने मुझे बिना देखे रिजेक्ट कर दिया, एक बार देख तो लीजिए कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वो ऐसे देखे और बोले ठीक है, शाम को शिवाजी पार्क आओ। तो मैं शाम को शिवाजी पार्क गया, सेम डे 5 बजे उन्होंने बुलाया था। और उन्होंने कुछ बड़े लड़कों के साथ मुझे खेलने को बोला, जा बोले जा खेल। तो जब मैं खेलने लगा तो थोड़े देर के बाद वो मेरे फादर के साथ गए, क्योंकि उस टाइम मेरे फादर थे, फादर के पास गए सॉरी। और फिर उन्होंने बोला "ये लड़के को यार छोड़ दो, ये कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा"। तो आई थिंक वो जो मेरा मोमेंट था मेरे लाइफ का, शायद वन ऑफ द बेस्ट या टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर आज आचरेकर सर रिजेक्ट कर देते तो शायद मैं वापस चला आता। तो मुझे लगता है ये इंसिडेंस मुझे हमेशा याद रहता है, जब मैंने उनको बोला था वो चीज कि मुझे देख लो। और जब उन्होंने बोला कि मेरे फादर को जाके बोला कि ये लड़का जरूर कुछ ना कुछ कर लेगा।
तो यस, आई थिंक ये बहुत ही मेरे लिए मतलब यादगार पल था, और ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ले वापस आपकी कोचिंग पर आते हैं। मुंबई में आप क्रिकेट एकेडमी रन कर रहे हैं, कितने यंग लड़कों को कोचिंग दे रहे हैं आप? देखिए, मैंने अभी तक मुझे याद नहीं है, लेकिन कम से कम 15 से 20 हजार लड़कों को हमारी एकेडमी या तो कोचिंग दे चुके हैं, या किसी न किसी प्रोग्राम्स में बच्चे जुड़े ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन मुंबई। अभी हम मुंबई में हैं, हम लंदन में भी हैं, और बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे पास आते हैं। तो अभी बहुत सारे, जैसे अभी मुंबई में तो मोर देन 300 स्टूडेंट्स हैं हमारे एकेडमी में। और भी बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, इंटरनेशनल कैंप्स लगते हैं, और बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पे अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बस प्रोसेस जारी है, अभी हम भी तलाश कर रहे हैं कि और अच्छा टैलेंट मिले जिसको हम आगे इंडिया के लिए खिला सके। लेट्स सी। जैसे आपने जिक्र किया कि आप 15 से 20 हज़ार बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं या फिर दे रहे हैं और भी जो नए आ रहे हैं, इसमें खासकर किन राज्यों से ज्यादा बच्चे आते हैं? बच्चे तो पूरी इंडिया से आते हैं, नॉट एक जगह से मैं नहीं बोल पाऊंगा। इंडिया में शायद ऑलमोस्ट सारे कोने से हमारे पास बच्चे आते हैं। और इंग्लैंड से भी काफी बच्चे आते हैं, आउट आउट ऑफ इंडिया से भी बच्चे आते हैं। और अभी मैं बड़ा प्राउडली बोलना चाहता हूँ कि एक लड़का हमारे पास आता था इंग्लैंड से, हमजा शेख। लास्ट 5 साल से आ रहा है, और अभी इंग्लैंड अंडर 19 का वो कैप्टन भी है। वर्ल्ड कप भी खेला, और अभी इंग्लैंड की टीम में वो खेल रहा है। और मुझे लगता है साल या 2 साल में इंग्लैंड की सीनियर टेस्ट टीम में भी आ जाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ा खुशी का पल है कि इंग्लैंड का कोई प्लेयर इंडिया में आके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और काफी बच्चे आते हैं, अभी एक स्टेट का नाम लेना सही नहीं है, बट अगेन यस, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं इतने सारे बच्चों को हेल्प कर पा रहा हूँ। एक जॉर्ज सोरेल करके लड़का आता है, इज कैप्टन ऑफ केंट काउंटी अंडर 15 का कैप्टन है। ये कुछ बड़े चुनिंदा बच्चे जो बाहर से आते हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, और भी बहुत सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो हम हैप्पी कि पूरे इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, और हम उनके जो भी सपने हैं उसमें छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन हम भी अपना कर पा रहे क्या कोई लड़का आपकी कोचिंग में आया तो आप कैसे पहचानते हैं कि इसमें टैलेंट है? आपका क्या एक फॉर्मूला है पहचानने का? जैसे हमने यशस्वी जायसवाल के साथ देखा, आपने एक बच्चे की तरह ट्रेन किया, आज वो भारत के लिए खेल रहे हैं। तो आपका ये फॉर्मूला क्या है टैलेंट पहचानने का? बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ मैं। हैं। देखिए, अभी हमारी काफी बड़ी एकेडमी है, तो अलग अलग लेवल पे हम कोचिंग देते हैं, जैसे बेसिक, रेगुलर, एडवांस, इलाइट, प्रो। हमारे पास बहुत सारे कोचेज हैं, वी हैव अराउंड 40 to 45 कोचेज हैं। 50 से 60 लोगों का स्टाफ है। तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्लेयर होते हैं। और मेरा जो पर्सनल टाइम होता है वो मैं सबको नहीं देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि यस, ये बच्चा कुछ आगे कर सकता है, कंट्री के लिए खेल सकता है, या इंडिया अंडर 19 खेल सकता है, उन्हीं बच्चों को मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ। तो कुछ चीजें हैं, जैसे एकेडमी में तो जैसे मैंने बताया, हर स्टेज के बच्चे को हम लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा ही प्लेयर हम लेते हैं, लेकिन यस, जो मेरे 10 12 15 बच्चों का ग्रुप होता है जिनको मैं क्रीम बच्चों को ट्रीट करता हूँ, मैं उनका सबसे पहले एटीट्यूड देखता हूँ कि गेम के लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना वो मेहनत कर सकते हैं, और कितने जिद्दी हैं। और अब जैसे यशस्वी की बात है, वो तो एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री बन गई। उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा कोचिंग में इन्वॉल्व नहीं था। उस टाइम में हमेशा सोचता था कि मुझे एक इंडिया प्लेयर बनाना है। और यशस्वी का तो बस सिंपल सा है कि क्योंकि मैंने काफी हार्डशिप किया मेरे लाइफ में मुंबई में आके, और मुझे चाहिए था कोई उसी तरह का बच्चा जो मेरी तरह हार्डशिप कर रहा हो। तो मुझे यशस्वी दिखा, उस टाइम पे तो बहुत ही छोटा था। तो ऐसा बोलना बड़ा मुश्किल है कि वो बहुत ही टैलेंट था, क्योंकि टैलेंट तो बहुत सारे बच्चों में, लेकिन जो उसकी जो स्ट्रगल थी ना, वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी कि वो बच्चा गेम खेलने के लिए अपने माँ बाप से दूर रह रहा है, जिद्दी है, जो मैं एक टाइम पे करता था। तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें वो अपना जो स्ट्रगल था वो दिखा, और इसीलिए मैंने उसको सपोर्ट किया। और बस इसी तरीके से जर्नी जारी है, और होपफुली और हमारे यहाँ से काफी बच्चे निकले। आजकल मुंबई क्रिकेट की बहुत बात होती है। अगर मैं पूछूं, इस शहर और अन्य शहरों के क्रिकेट में क्या आपको फर्क नजर आता है? देखिए, मुंबई में जो क्रिकेट का कंपटीशन है वो थोड़ा बाकी शहरों से बहुत ज्यादा है। मुंबई में बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, एनसीए अराउंड 60 to 70 टूर्नामेंट्स कराती है। मुझे लगता है और कोई स्टेट एसोसिएशन इतने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करती होगी।
कुछ एक एसोसिएशन है जो बहुत अच्छे, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। बट अगेन मुंबई का जो क्रिकेट है ना, क्योंकि एसोसिएशन बहुत सारे मैचेस ऑर्गेनाइज करती है, और यहाँ पे जो बच्चे रन बनाते हैं ना, बहुत ही टफ सिचुएशंस में बनाते हैं। अ, एक ही ग्राउंड पे 15-15 मैचेस चल रहे होते हैं, साइड स्क्रीन नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो मैच एकदम बगल में खेले जा रहे हैं, तो उस कंडीशंस में रन बनाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और मुझे लगता है उसके वजह से ये मुंबई का जो क्रिकेट है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। और बहुत दुनिया के लोग यहाँ पे खेलने आते हैं, करियर बनाने आते हैं। तो जो यहाँ का माहौल है और जो यहाँ का कंपटीशन है, स्कूल क्रिकेट से लेके फर्स्ट क्लास तक, बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्पिटिटिव है। अगर मैं बताऊं तो मुंबई में स्कूल क्रिकेट सबसे अच्छा होता है। उसके बाद मुंबई में कॉर्पोरेट क्रिकेट भी बहुत अच्छा होता है, क्लब क्रिकेट भी अच्छा होता है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर में आप खेलते हो और अगर आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो, तो मुझे लगता है यू विल बी बेस्ट इन द नॉट ओनली मुंबई बट इन कंट्री। तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, और साथ ही साथ जो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर यहाँ से आए हैं, उनका भी एक बोलते हैं ना, हर जगह का एक नेक होता है। गावस्कर, तेंदुलकर, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और बहुत सारे लोग। तो मुझे लगता है ये सारे जो लोगों का जो भी एरा था, उसकी वजह से मुंबई क्रिकेट काफी फेमस हुआ। और आज भी आप देखो तो इंडिया की टीम में करीब 8 या 9 मुंबई के प्लेयर है। पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, यशस्वी, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, इतने सारे इंडिया प्लेयर है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ के गेम का लेवल क्या होगा, यहाँ का कॉम्पिटिटिव जो एटमोसफियर है क्या होगा। आई थिंक ये सारे वजह से मुंबई क्रिकेट बहुत ही अलग है। जैसा आपने बताया कि मुंबई क्रिकेट ने टीम इंडिया को कई सारे खिलाड़ी दिए हैं, इसी से एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। आप मुंबई में ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी आपने ये सोचा कि वापस चलते हैं यूपी और वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? मैंने सोचा था, बहुत पहले सोचा था। मैंने 2004 में मैंने कुछ प्लान किया था गोरखपुर के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे वहाँ लोकल सपोर्ट नहीं मिला। तो जो सपोर्ट मुंबई में मिलता है, जो यहाँ का माहौल है, यहाँ पे सपोर्टिव माहौल है, लोग प्रोग्रेसिव है, कहीं ना कहीं वो मुझे वहाँ मिला नहीं। और मैंने काफी बार ट्राई भी किया, बट मुझे जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ, वहाँ पे जो लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो जो एक माहौल होता है, आप जिस माहौल में कुछ करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिला। हो सकता मैं सही लोगों के साथ नहीं हूँ। मैं सबको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो माहौल जो वहाँ के लोकल से मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं वहाँ के लिए अभी तक कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आगे जाके अगर मुझे कोई इस तरह का इनविटेशन मिलेगा, या वहाँ की गवर्नमेंट या एसोसिएशन चाहेगी, तो डेफिनेटली मैं अपने लोगों के लिए वहाँ करना चाहूंगा। तो आजकल सैलरी की बहुत बात होती है, जैसे कोई खिलाड़ी है उससे इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी खासी रकम मिल जाती है, चाहे वो डोमेस्टिक खेल रहा हो। अगर एक पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल कोच कितना मंथली कमा पाता है? कोच या प्लेयर? कोच। देखिए, कोचेस का तो कोच टू कोच होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वैसे भी कोई कोच होता नहीं है। जो भी कोचेज होते हैं वो बेसिकली स्टेट टीम्स के होते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया, या फिर अंडर 23 हो गया, अंडर 19 हो गया। हर एक स्टेट एसोसिएशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एकेडमी, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट कोचेस के, जो स्टेट टीम को कोच करते हैं। हर एसोसिएशन अपने अपने हिसाब से देती है। अभी कोई चंद्रकांत पंडित जैसे भी कोच है, वसीम जाफर जैसे भी कोच है। तो सबके अपनी अपनी डिमांड्स होती है, और उसी हिसाब से एसोसिएशन अलग अलग देती है। मैं अभी कोई ऐसा रकम का खुलासा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये सब अलग अलग होता है। बट आई थिंक जो स्टेट को कोचिंग करते हैं कोचेज, उनको सीनियर टीम को बहुत अच्छा मिलता है। बट आई डाउट जो अंडर 16 या अंडर 19 के कोचेस को इतना कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। और मुझे लगता है इस बारे में बीसीसीआई को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर एक प्लेयर जो बड़ा बनता है, वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और वो उसकी इनकम बहुत अच्छी खासी होती है, उसे कोचेस के भी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, जो जिस तरह से अगर खिलाड़ियों की सैलरी अच्छी हो तो जो उन्हें तैयार कर रहा है उसकी भी सैलरी ठीक ठाक होनी चाहिए। डेफिनेटली चलिए। आई थिंक जरूर होनी चाहिए। चलिए जायसवाल पर आते हैं। आपने उन्हें करीब 10 सालों तक ट्रेनिंग दी, आज वो भारत के सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। उन्होंने बेहद ही कम हम्म। समय में बेहद प्रभावित किया है। चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो, ओडीआई हो, टेस्ट हो, हर जगह वो अच्छा हम्म। परफॉर्म करते हैं। इस खिलाड़ी में ऐसी क्या चीज़ है जो इसे स्पेशल बना रही है?
मुझे लगता है कि जो उसका बचपन से एक प्रोसेस है कि वो शुरू में जाता है, हर टीम में हर इनिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर वो मेहनत करता है और फिर वो परफॉर्म करता है। तो उसका प्रोसेस बहुत अच्छा सेट हुआ है, उसका टेक्निक अच्छा है, उसका माइंड सेट अच्छा है। और हर 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 लेवल पे वो रन करके गया है। कहीं पे कोई उसका शॉर्टकट नहीं था कि बस आया और हो गया। तो मुझे लगता है उसके वजह से ही इज अ डिफरेंट प्लेयर। और आप देखेंगे तो हर लेवल में उसने रन बनाया है। हर इस ग्रुप में उसने डबल सेंचुरी किया है, टेस्ट मैच में भी डबल सेंचुरी किया है, इवन वनडे मैच में डबल सेंचुरी किया है। तो मुझे लगता है वो सारी चीजों का जो मिश्रण है, उसके वजह से वो थोड़ा डिफरेंट प्लेयर लगता है। जायसवाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है, टीम इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। पर्थ टेस्ट जो पहला टेस्ट खेला गया था उसकी फर्स्ट इनिंग्स में वो 0 पर आउट हो गए थे, जिसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि शायद ये खिलाड़ी इन बाउंसी पिचेस पर खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि ये परफॉर्म कर पाएगा या नहीं ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे? मुझे लगता है कि मैं बहुत ही उस पर कॉन्फिडेंट था, हूँ और रहूंगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक प्लेयर का एक नेक होता है, उसकी एडॉप्टेबिलिटी स्किल होती है प्लेयर की। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को जल्दी ढाल लेते हैं, गेम को अच्छा समझते हैं। तो मुझे लगता है यशस्वी के पास वो आर्ट है। वो गेम को अच्छा समझता है, वो प्रेजेंट में रहता है, और उसके पास वो सारी चीजें हैं, स्किल के साथ साथ मेंटल टफनेस भी है। तो मुझे शुरू से पता था कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी रन बनाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके कुछ अराउंड 5 इनिंग हो गए आई गेस, अभी एक ही शो है। तो मुझे लगता है आगे के मैचेस में उसको और फोकस करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि एक अच्छा सीरीज उसका जाए, एक आधा और सेंचुरी या एक अच्छा बड़ा स्कोर बनाए। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल पास्ट के बजाय हम फ्यूचर में जाए, और उसको मुझे लगता है कि और स्कोर करना चाहिए। फर्स्ट इनिंग्स के बाद सेकंड इनिंग्स पे आते हैं। इस खिलाड़ी ने प्रभावित कर दिया, सेकंड इनिंग्स में 100 मारकर सभी को चौंका दिया। आप ये मैच देख रहे थे? बहुत कम देखता हूँ, मैंने बताया मैं क्रिकेट बहुत कम देख पाता हूँ, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वेरी वेरी टाइट। बट यस ऑफ कोर्स, रन आई मीन देखते रहता हूँ, परफॉर्मेंसेस देखते रहता हूँ। पूरा नहीं देख पाया लेकिन पार्ट्स में देखा, तो आई एम वेरी हैप्पी कि उसने इतना बड़ा स्कोर बनाया और इंडिया को मैच भी जीता है। तो बस इतना ही बोल सकता हूँ। इस मैच की जो सेकंड इनिंग्स थी उससे एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो स्टार्क को स्लेज कर रहे थे, यह कहकर कि इट्स कमिंग टू स्लो। उन्होंने अच्छे से उनकी खातिरदारी की इस ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर की। इसके बाद काफी चर्चा हुई कि इस खिलाड़ी में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को स्लेज करना। आप इस चीज को किस रूप से देखते हैं? क्या लगता है उनके खेल में और मानसिकता में बदलाव देखने को मिला है? देखिए, बेखौफ प्लेयर है वो। अगर उसका परफॉर्मेंस आप देखोगे आईपीएल वगैरह में, तो जो प्लेयर आईपीएल में इतना डोमिनेट करके खेल सकते हैं फास्ट बॉलर्स को, इट मीन्स उसके पास स्किल है, वो कॉन्फिडेंस है। और ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को छेड़ना, ये लेटेस्ट इंडियन टीम है। ये आज का इंडिया है, 2020 के बाद का इंडिया है। और मुझे लगता है कि यशस्वी ने और भी खिलाड़ी आजकल बोलते हैं ना, सीना चौड़ा करके क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि एक दौर हुआ करता था जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती थी और ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमारे पे एक मेंटल प्रेशर बनाती थी कि हमने हमारे पास 150 का बॉलर है, विकेट पे ये बाउंस होता है, ताकि प्लेयर थोड़ा सा प्रेशर में आए। लेकिन अभी जब से आईपीएल आया है, तब से इंडिया में सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स आते हैं, आईपीएल में खेलते हैं, और हमारे बल्लेबाजों को भी अच्छा अंदाजा हो जाता है कि कौन क्या बॉलिंग डालता है। इसीलिए अगर आजकल के सारे प्लेयर्स को देखेंगे तो दे आर वेरी फियरलेस। और यशस्वी तो खैर हर जगह रन बनाते आया है, ऑफ कोर्स उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उसने इंटेंट दिखाया, एक अच्छी इंटेंट थी। लेकिन अगेन मैं फिर बोलूंगा कि आपका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी को कुछ बोल देना एक टाइम, एक टाइम फ्रेम की बात है, लेकिन उसके आगे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है उसको और अभी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ और अच्छे इनिंग्स खेलने पड़ेंगे, और मैं वही आगे देखना चाहता हूँ। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये विराट कोहली का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है यशस्वी पे? हर खिलाड़ी अलग होता है, सब प्रभाव वगैरह मैं नहीं मानता हूँ। हर खिलाड़ी अलग होता है। और जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर्स खेलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं ना, जर्नी उनकी लंबी जर्नी होती है, बहुत जगह पे रन बनाते हैं, टाइम पे रन बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि
यस, वो यशस्वी अलग है, विराट कोहली अलग है, लेकिन जरूर वो विराट कोहली वहाँ पे है, रोहित शर्मा वहाँ पे है, तो जरूर विराट और रोहित एज अ सीनियर प्लेयर इन्होंने इतना क्रिकेट खेला है, उन्होंने जरूर उसको कुछ ना कुछ अच्छे टिप्स दिए होंगे, और उनके जो भी सलाह होंगे जरूर उसको जो भी वो परफॉर्म कर रहा है उसमें जरूर काम आते हैं। आपने जायसवाल के अलावा पृथ्वी शॉ को भी ट्रेनिंग दी है, कुछ तस्वीरें सामने आ भी चुकी हैं। आज के समय में उनकी बहुत बात हो रही है। एक एक समय नेक्स्ट सचिन कहे जाने वाले इस युवा खिलाड़ी को टीम इंडिया में तो क्या आईपीएल में किसी टीम ने नहीं लिया। इस ऑक्शन में जो हुआ है उसमें अनसोल रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इस यंग खिलाड़ी से कहाँ गलती हुई? ये कहाँ पिछड़ रहा है? क्या ये कमबैक कर पाएंगे, डू यू थिंक? देखिए, पृथ्वी शॉ बहुत ही हाई टैलेंटेड प्लेयर था और है। मेरा पहला खिलाड़ी ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था मेरे पास, जो 2015 में आया था, और वर्ल्ड कप तक वो मेरे पास था, उसके पहले भी वो काफी जगह जाता था, लेकिन 2015 से लेके 17 तक वो मेरे पास था, 3 साल था। मैंने बहुत काम किया उसके गेम के ऊपर, उसके मेंटल स्टेट के ऊपर, और मैं बहुत एक्साइटेड था जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। लेकिन सही बोलूं तो उसके बाद वो कभी मुझे मिला भी नहीं, 2017 के बाद से आज तक मैंने उसको देखा ही नहीं है कि वो दिखता कैसे है फिजिकली। और जब मैं उसकी तस्वीरें देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा जो मेरे पास था, और जब मैं उसको बुलाता था मेरे घर पे, शाम को चाइनीज खाने आता था मेरे घर पे, उसको मैं घंटों प्रैक्टिस कराता था, तो बहुत क्यूट से डिसिप्लिन सा लड़का था, बहुत ही फिट था। और आज जब मैं उसकी तस्वीरें देखता हूँ तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि उसका जो फिटनेस है, या जो उसका, लोग बताते हैं क्योंकि मैं तो उसको मिला नहीं हूँ, हालांकि उसके फादर कुछ ओकेशन से मुझे मिले, तो जिस तरीके से वो आज मुझे उसकी फिटनेस दिखती है, बॉडी लैंग्वेज दिखती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये खिलाड़ी जो नेक्स्ट सचिन का इसको टैग दिया गया था, वो आज इस तरीके से वो दिख रहा है। तो एज अ कोच मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है फॉर हिम कि वो जो लेवल जो डिजर्व करता था वहां पे वो आज नहीं है। क्योंकि ये कोई लड़का 2018 में टेस्ट डेब्यू करता है, 100 मारता है डेब्यू में, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के साथ खेल के उस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज बनता है, तो उसका 5 साल के बाद कुछ अलग जगह पे उसको पहुंचना चाहिए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से उसको अपनी बैटिंग, अपने मेंटल टफनेस, फिटनेस और पे काम करना चाहिए था, कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और मैं अभी भी आशा करता हूँ कि 2025 में अभी आने वाला है, और मेहनत करे और आगे जाके अपने आप को वापस उस गेम को पे लेके आए। क्योंकि अगर आप बहुत नीचे से ऊपर आए हो, तो वो भी बहुत नीचे से ऊपर आए, अगर अभी भी वो मेहनत करे, डिसिप्लिन वापस वापस लाए, और लगातार लग जाए कि मुझे वापस कम बैक करना है, तो जो टैलेंट उसके पास है मुझे लगता है वो अभी भी कम बैक कर सकता है। बट मेहनत है, जरूरत है डिसिप्लिन की, फोकस की, और फिर से अपने आप को रिवाइव करनी। उम्मीद करते हैं ये पृथ्वी शॉ जरूर वापस आए, वो आईपीएल में भी खेले, टीम इंडिया के लिए भी खेले। चलिए इंटरव्यू के फन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक रैपिड फायर राउंड की तरह रहेगा जिसमें आपको वन वर्ड या वन सेंटेंस में जवाब देना रहेगा। क्या तैयार है? यस, यस। आपका पसंदीदा क्रिकेटर? सचिन तेंदुलकर। एक चीज जो आप कोचिंग में कभी समझौता नहीं करते? डिसिप्लिन। पसंदीदा कोचिंग ड्रिल? स्ट्रेट ड्राइव। खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए आपकी सबसे अच्छी सलाह? मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ लोगों को कि एक लड़का गोरखपुर से आया जिसके पास कुछ नहीं था, और आज ये कुछ भी कर रहा हो, छोटा बड़ा हो रहा है, आई डोंट नो। तो आप भी कुछ भी कर सकते हो, तो मैं अपनी स्टोरी उनके साथ शेयर करता हूँ। तक की मिली सबसे अच्छी सलाह? गिव मोर देन व्हाट यू गेट। मतलब थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि जिंदगी अगर आपको 10 रुपए का रिवॉर्ड दे रही है, तो आप जिंदगी को 15 रुपए मेहनत करके दिखाओ। मतलब जितना आपको लोग इज्जत देते हैं उससे ज्यादा इज्जत उनको दो, जितना आपको लोग समय देते हैं उससे ज्यादा समय आप उनको दो, जितना आपको कोई फाइनेंशियली हेल्प करता है उससे ज्यादा फाइनेंशियली आप उसको हेल्प करो, और जितना आपको कोई प्यार देता है उससे ज्यादा उसको प्यार दो। मतलब जिस जिस दुनिया या कोई भी अगर आपको कोई चीज देती है, तो उससे ज्यादा वापस करने की कोशिश करो।
उभरते हुए खिलाड़ियों को संभालने की सबसे बड़ी चुनौती। मुझे लगता है कि मनी, जब पैसा आता है तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन साथ में आते हैं, सक्सेस के साथ आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप आगे बढ़ रहे हो, एक ही चीज पे ध्यान रखो कि आप, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो जो भी आपके पास चीजें आ रही है सिर्फ क्रिकेट की वजह से आ रही है। तो आप क्रिकेट पे फोकस करो। और साथ ही साथ एक बड़ा सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने भी ये सब देखा है, कि जिन लोगों ने आपको कभी भी कुछ भी हेल्प किया है, अगर आपको किसी ने एक भी दिन आपको दिया है, उसको कभी मत भूलना। तो जो भी आपको कोई बोलते हैं ना, आपको किसी ने कुछ भी सिखा दिया है या कुछ भी दे दिया है, नेवर फॉरगेट दैट पर्सन। कोचिंग में आ रहे नए लोगों को आपकी एक सलाह। पहले तो कोचिंग, प्लेयर या कोच? कोच। देखिए, पहले तो कोच लोग बनना नहीं चाहते हैं, बहुत ही मुश्किल जॉब है कोच बनना, क्योंकि पता नहीं है सफलता कब मिलेगी। हाँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, अगर आप कोचिंग करना चाहते हो तो बड़ा गोल रखो और कोशिश करो कि आप एक इंडिया प्लेयर बना सको। अब बारी दिस और दैट टाइप क्वेश्चंस की, जिसमें मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, आपको एक चुनना रहेगा। एज अ कोच, पावर हिटिंग या परफेक्ट टेक्निक। दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है टेक्निक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइट डिसिप्लिन के साथ कोचिंग देना या फिर फ्रेंडली गाइडेंस के साथ। दोनों रिक्वायर्ड है, बट फ्रेंडली गाइडेंस इज मोर रिक्वायर्ड। बारिश के दिन इंडोर प्रैक्टिस या आराम का दिन। इंडोर प्रैक्टिस। T20 या टेस्ट मैच। मेरे लिए तो टेस्ट मैच। वन ऑन वन कोचिंग या ग्रुप सेशन। दोनों जरूरी है। वन ऑन वन भी जरूरी है, ग्रुप सेशन भी जरूरी है। डिपेंड करता है कि कौन से प्लेयर को क्या नीड है। अभी ये तो मतलब इसमें से चूज करना डिफिकल्ट है, बट आई थिंक अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है और बिगनर स्टेज पे है तो वन ऑन वन। चाय या कॉफी। कॉफी। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। किसी आईपीएल टीम ने कोचिंग रोल के लिए आपसे कांटेक्ट किया? फिलहाल तो ऐसा कोई ऑफर नहीं है मेरे पास। अ, अगर आएगा तो जरूर करूंगा। कोई एक टीम जिसमें आप इंटरेस्टेड हो कि मैं शायद अगर मौका मिले तो मैं जरूर करना चाहूंगा? देखिए, मैं कोच हूँ, मेरा जॉब, मेरा कर्तव्य बनता है कोई भी टीम को हेल्प करना। तो जो भी टीम आएगी जरूर मैं हेल्प करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिन टीमों के मैं कांटेक्ट में हूँ, राजस्थान रॉयल्स इज वन ऑफ देम। तो अगर मौका मिले तो जरूर करूंगा। उम्मीद करते हैं आप जायसवाल के साथ एक बार फिर जुड़े राजस्थान फ्रेंचाइजी के थ्रू। देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाला सिंह जी, हम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जायसवाल की तरह ही और लड़के जो आपसे कोचिंग ले रहे हैं वो देश के लिए खेले और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक्स।